हम्म। तो मैंने कल तक क्लास लिया था, हम ड्रेनेज पैटर्न, मेरा टॉपिक चल रहा है और ड्रेनेज पैटर्न में हमने कुछ कुछ देख लिया है। अब इसमें जो बाकी है उसमें देखेंगे कि रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। उसके बाद हम ट्रेलिस पर बात करेंगे, उसके बाद हम पैरेलल पर बात करेंगे, उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न खत्म हो जाएगा। उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन फैक्टर है उसको हम देखेंगे। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ड्रेनेज जिन्हें ड्रेनेज सिस्टम को हम दो भागों में बांटकर उसको देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का ड्रेनेज में क्या क्या डिफरेंस है, ये सारे चीज देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसमें बता रहे थे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न की बात हम करते हैं। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या है? आयताकार अफवाह प्रतिरूप क्या होता है? आयताकार आयताकार अफवाह प्रतिरूप, अफवाह प्रतिरूप क्या होता है? तो आयताकार अफवाह प्रतिरूप की बात अगर हम करते हैं तो इसको हम जरा समझना है कि आयताकार प्रतिरूप होता क्या है, इसका निर्माण कब होगा, इसका फॉर्मेशन कब होगा। तो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में हम आयताकार अफवाह प्रतिरूप में हम देखेंगे कि इसमें कब बनता है। जब कोई मुख्य रिवर में, मेन रिवर पर अगर कोई उसकी ट्राइब्यूटरीज यानी कोई मुख्य नदी में अगर उसकी सहायक नदी आकर परपेंडिकुलर मिलती है, लंबवत मिलती है, उससे जो शेप डेवलप होता है, स्थान विशेष पर जो जो भी ज्योमेट्रिकल शेप डेवलप होता है, उसी शेप को, उसी आकार को ही हम क्या कहते हैं? आयताकार अफवाह प्रतिरूप। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको कि आयताकार अफवाह प्रतिरूप क्या है। तो आयताकार अफवाह प्रतिरूप हम उसको कहते हैं कि जिसमें कोई मुख्य नदी पर उसकी सहायक नदी आकर परपेंडिकुलर अगर मिलती है तो वह लंबवत मिलती है, तो उससे जो स्थान विशेष का स्वरूप बनता है, आकार बनता है, तो उसी को ही हम आयताकार अफवाह प्रतिरूप हम कहते हैं। अब आयताकार अफवाह प्रतिरूप का निर्माण होगा कहां पे? आयताकार अफवाह प्रतिरूप के निर्माण के लिए क्या चीज की चाहिए, यानी किसी क्षेत्र विशेष का कौन सी विशेषता होनी चाहिए, यानी कोई स्थान विशेष पर क्या फीचर्स होनी चाहिए कि इस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप का डेवलप होगा। हम इसकी बात हम करेंगे। तो इसके हम आगे बात करते हैं कि देखिए यहां पर जो है, सबसे पहले वैसा क्षेत्र जहां पर चट्टान में जॉइंट है, रॉक्स में अगर चट्टान में रॉक्स में अगर जॉइंट है, चट्टानों में अगर बिल्कुल क्या है, दरार पड़ा हुआ है या फिर उसकी संधि जुड़ा हुआ है, यानी क्रैक है या फिर जॉइंट है। तो रॉक्स में अगर जॉइंट है, यानी ऐसा एरिया जहां के चट्टानों में जॉइंट है या फिर क्रैक है, यानी संधि मतलब जुड़ा हुआ है या फिर दरार पड़ा हुआ है, तो इसकी बात करते हैं कि वैसे क्षेत्र पर हम अगर बात करते हैं कि अगर कोई चट्टान है, इसी जगह पर कोई ऐसा चट्टान हम लेते हैं कि बिल्कुल जो है इसी तरह का जो है चट्टान है, इसी तरह का चट्टान है। तो चट्टान का जॉइंट और बिल्कुल जो उसकी जो संधि है, जिसको हम जॉइंट कहते हैं, संधि कहते हैं और क्रैक कहते हैं। तो संधि की बात करते हैं कि जहां पर दो चट्टान आपस में, ये चट्टान और ये चट्टान आपस में यहां जुड़ता है, और यहां पर भी क्रैक है कि ये चट्टान इस चट्टान के बीच में। तो अगर यहां पर चारों ये बिंदु को हम देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई अगर दरारें पड़े हुए हैं या ऐसा कोई चट्टान जहां पर जॉइंट है, संधि है, या फिर आपको वहां पर कोई क्रैक है, होता है कि आप देखेंगे कभी खेत वगैरह में जाके, तो खेतों में देखिएगा कि अगर पानी नहीं मिलता है तो काली मिट्टी में विशेष कर आपको देखने को मिलेगा कि काली मिट्टी सब फटने लगता है, और बहुत ज्यादा ज्यादा फटा हुआ एकदम ऐसा होता है कि पानी के अभाव में पूरी तरह से फट जाता है। तो वही फटा हुआ, वही जो दरार है, वो अगर बिल्कुल जो है ना आयतकार है, अगर रेक्टेंगुलर है, अगर वही चौकोर है, तो ऐसे चौकोर रहने से क्या होता है कि लंबे अरसे बाद इस तरह का जो है, इस तरह की अगर दरारें हैं, इस तरह का बिल्कुल क्रैक है पड़ा हुआ, तो बारिश उरिश होता है इसमें, कि बारिश भी होते हैं, ओस भी गिरता है। तो बारिश अगर होने से भी क्या होता है कि ये जो रास्ता है, इसमें पानी है, उसमें वाटर जो है ना बिल्कुल फ्लो होने लगता है, और उसी वाटर से आसपास का जो ना वो बिल्कुल जो है, आसपास का जो रॉक्स का क्षेत्र है उसका क्या होता है, वेदरिंग होता है, अपक्षय होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें काटना, अब उधरना शुरू होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर यहां पर अगर ये कोई छोटा सा छिद्र है, अगर छोटा छिद्र की बात हम करते हैं, तो इसी छिद्र में अगर हम रात की बात अगर करें
तो रात में ऐसा क्षेत्र पर अगर कहने की अगर माउंटेन वाला एरिया पे है या किसी क्षेत्र में है, कोई गर्म वाला एरिया में है, तो यहां पर रात के समय पर काफी ठंडा हो जाने के बाद जब ओस गिरता है, तो ओस तो बिल्कुल क्या है, लिक्विड फॉर्म में गिरता है। तो लिक्विड फॉर्म में गिरा हुआ रहता है, ये फिर बारिश होती है। तो बारिश से इसमें जब पानी जो इसमें गिरता है, इसके बाद रात के समय जब काफी टेम्परेचर डाउन होता है, तो पानी बिल्कुल सॉलिड रूप धारण कर लेता है, आइस में कन्वर्ट हो सकता है। और आइस में कन्वर्ट होने से उसके आयतन में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण दोनों तरफ में क्या होता है, दबाव बढ़ता है। और जब दबाव बढ़ेगा तो बिल्कुल जो है ना इस पर भी धक्का मारेगा, इस पर भी धक्का मारेगा, और मार के बाद क्रैक होने लगेगा। वो बिल्कुल जो है ना छोटा छोटा टुकड़े उसके ऊपर छूट छूट के गिरने लगेंगे। उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। उसी मतलब बिल्कुल मौसम का प्रभाव है कि ठंडा गर्म की वजह से जो है ना ये बिल्कुल क्या है, इस चट्टान का जो बिल्कुल आणविक बल है, बिल्कुल जो है ना जो चट्टान के जो कण जो है ना एक दूसरे से जो पकड़े हुए रहते हैं, और वो पकड़ा हुआ बल कमजोर पड़ता है और वो बिल्कुल उखड़ने लगता है। और उस तरह उखड़ते उखड़ते क्या होता है, लगातार बारिश होगा, तो बारिश के द्वारा बार बार इस पर प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, बारिश के द्वारा बारिश के बिल्कुल उसके जल से उसके वाटर से क्या होता है कि वो बिल्कुल जो है उसमें वेदरिंग होता है, अपक्षय होता है, उसका कटाव होता है। और कटाव होने के बाद क्या होता है कि कुछ दिन के बाद उस कटाव वाला एरिया से पानी लगातार फ्लो होने से, यहां से भी पानी फ्लो होता है, यहां भी पानी, तो लगातार अपक्षय के साथ साथ अपरदन का काम शुरू हो जाता है। और अपरदन से क्या होता है कि अपक्षय जो पानी के बिल्कुल यहां पानी यहां पर कहते हैं कि वाटर के यहां पर भर जाने से, बारिश का पानी अगर इस दरार में अगर भर गया, तो भरने से बाद क्या होगा, अरे भाई भरने के बाद जैसे क्या होता है कि भरने के बाद क्या होता है कि आसपास के चट्टान भीगने लगते हैं। जब भीगने लगते हैं तो वो बिल्कुल अपना जगह छोड़ने लगते हैं, भुरभुरा टाइप का हो जाता है। तो भुरभुरा टाइप का हो जाता है या फिर उसमें गल जाता है, तो उसी को तो हम अपक्षय कहते हैं। और उसको जब पानी तेजी से चलता है तो उसको बहा कर लेके जाता है, उसको हम अपरदन कहते हैं, इसी को हम इरोजन कहते हैं। तो बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल जो है ना अपना मूल चट्टान से अलग होकर उसी जगह पर रहना, कोई भी चीज अगर चटकता है तो उसी जगह पे होता है, लेकिन मूल जो चट्टान है उस जगह को छोड़ देता है, तो उसी को तो हम अपक्षय कहते हैं, इरोजन वेदरिंग कहते हैं। और अपने जगह से अगर किसी के द्वारा उठा के लेके दूसरी जगह पहुंचा देता है तो हम इसको इरोजन कहते हैं। तो यही होता है कि इसी तरह का अगर हम कोई भी अगर चट्टान अगर इसी तरह का है, अगर इसी तरह का अगर होता है, तो होने के बाद क्या होगा कि यहां से पानी इस तरह की दरारें पड़ी हुई है, पानी पड़ा, पानी पड़ने के बाद क्या होता है कि ये दरार के ऊपर भी दोनों तरफ उसके किनारा वाला भीगने लगते हैं, भीगने लगते हैं तो पूरा मूल चट्टान से बिल्कुल अलग हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और जैसे पानी का थोड़ा सा दबाव पड़ता है तो वो बिल्कुल अपने जगह छोड़ के दूसरे जगह उसको बहा के लेके जाता है। तो अपने जगह पर ही बिल्कुल कमजोर पड़ना, पानी से भीग कर बिल्कुल गिलगिला टाइप का हो जाना, भुरभुरा टाइप का हो जाना, उसी को ही हम अपक्षय कहते हैं। और आपने जगह छोड़ के दूसरे जगह पर पानी के द्वारा लेके जाना, उसको अपरदन कहते हैं। इस तरह का क्रिया लगातार होते रहता है। और इस तरह की क्रिया लगातार होते रहने से क्या होगा, इस तरह का क्रिया लगातार होगा तो ये दरारें बढ़ता बढ़ता चौड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा बड़ा चौड़ा हो जाएगा, ये भी दरारें चौड़ा हो जाएगा, इसी तरह चौड़ा हो जाएगा। और लगेगा कि इधर से एक नदी बहती है, इधर से एक नदी बहती है, इधर से चारों तरफ से एक नदी बहती हुई दिखेगा, इधर से भी नदी बहती हुई दिखेगा। अब इस तरह का कंप्लीट नहीं दिखेगा, लगने में लगेगा कि बिल्कुल चौकोर है। तो इसी तरह का जो है ना बिल्कुल आकृति शेप डेवलप करता है। तो ऐसे शेप को यहां हम रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो सबसे पहले बात क्या है, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है क्या, तो इसको आपको समझना है कि बिल्कुल जब मुख्य नदी पर उसकी सहायक नदी आकर परपेंडिकुलर मिलती है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं कि बिल्कुल जो है ना उसमें आयताकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो उस जब मुख्य नदी पर उसकी सहायक नदी आकर परपेंडिकुलर मिलता जाए, या मेन नदी में उसकी सहायक नदी इस तरह का मिलते जाए, और उसके बाद उस स्थान विशेष जो भी संरचना जो भी आकार डेवलप होता है उसी का आयताकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप का जो है विकास कहां पे होगा, तो उसी क्षेत्र में होगा जहां पर चट्टानी ज्वाइंट है, चट्टानों के रॉक्स में ज्वाइन है। रॉक्स में अगर ज्वाइन है और रॉक्स में अगर बिल्कुल संधि है या जोड़ है, तो जोड़ से क्या होता है कि जैसे ही आपको क्रैक होता है, उस जोड़ में क्रैक रहता है, लगातार बारिश होगा या फिर बारिश जो है ना ओस वगैरह गिरते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस जगह उस दरार पर जो है ना उस बारिश के पानी से भरने लगते हैं, ओस से भरने लगते हैं। तो ओस से कभी ठंडा होने से उस बर्फ में कन्वर्ट होता है, तो कभी क्या होता है कि उस जल के द्वारा भीग भीग कर बिल्कुल जो भुरभुरा टाइप का हो जाता है, और लगातार बारिश के जल के प्रभाव से वो बिल्कुल कटाव करके उस जगह पर एक बड़ा एरिया बन जाता है, वो नदी का रूप धारण कर लेता है। तो इस पर का चारों तरफ ऐसे ही होता है और एक दूसरे से मिला हुआ रहता है। तो ऐसा शेप नहीं, इसी प्रकार का क्षेत्र में ये ड्रेनेज पैटर्न का डेवलप होता है।
तो ये आयतकार अपवाह प्रतिरूप था, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम इससे बाद वाली बात हम करेंगे। तो आयतकार अपवाह प्रतिरूप के बाद अब हम आते हैं इसका ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न की बात अगर हम करते हैं, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न की बात हम करते हैं, ड्रेनेज पैटर्न की बात हम करते हैं। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न की बात होता है कि इसको ही हम कहते हैं जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप की बात करते हैं कि ये कैसे बनता है, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप क्या है। तो जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का भाई, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप में क्या होता है कि अगर इसी तरह का जो ना आयतकार अपवाह प्रतिरूप और जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल जो है, जब नदियों के बीच का जो डिस्टेंस कम हो जाता है, जिसे परपेंडिकुलर तो मिलता है, लेकिन परपेंडिकुलर मिलने वाला अगर ज्यादा नजदीक नजदीक में मिल रहा है, अगर यहां पर है दूर दूर पे मिल रहा है तो आयतकार प्रतिरूप बनता है। लेकिन नजदीक नजदीक में मिल रहा है, नजदीक, तो इसको बिल्कुल एक जाली जैसा जाल टाइप का दिखता है, तो उसे ही जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो इस तरह अपवाह प्रतिरूप का निर्माण, यानी कहने का मतलब बस नदी, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां आपस में लंबवत तो मिलती ही है, परपेंडिकुलर मिलती है, लेकिन उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल कम होता है, बहुत कम होता है। यानी दो नदियों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, इसी वजह से जो है ना बिल्कुल जाली टाइप का दिखता है। जब इसी में डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो यही आपको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बन जाएगा। तो इसी तरह का अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होगा कहां, हम इसका बात हम करेंगे। तो इस तरह का अपवाह प्रतिरूप के निर्माण के लिए हमको यह जानना होगा कि यहां पर दो चीज है। आपको जो है एक सेनक्लाइंस रिवर्स होते हैं, और एक बिल्कुल जो है हम सेनक्लाइंस रिवर की बात करते हैं, और एक लेटरल कॉन्सिक्वेंट रिवर की बात करते हैं। सेनक्लाइन कॉन्सिक्वेंट रिवर्स और लेटरल कॉन्सिक्वेंट रिवर, ये दो चीज को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये दोनों क्या होता है हम उसको जानेंगे। देखिए कि ये होता क्या है कि वैसा एरिया, यानी वैसा एरिया पर जो है ना बिल्कुल ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं, यानी जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप वहां पर बनते हैं जहां पर जो है बिल्कुल आपंतीय कटक की बात करते हैं, यानी कटक जहां पर रीज होते हैं। आपंतीय मतलब कि वो जो है ना उससे वहां से पानी जब निकलती है तो दोनों तरफ निकलता है, तो आपंतीय, जैसे कि हम सट्टी फ्यूगल की बात जैसे कर रहे थे। तो यहां पर हम जैसे कर रहे हैं कि ये दोनों क्या है, ये आपको क्या है, ये एक कटक है, रीज है। कौन सा है, ये क्या है, एक रीज है। और यहां पर एक रीज की बात करेंगे हम, यहां पर भी एक रीज है, ये भी एक कटक है, इसकी बात हम करते हैं। ये दोनों रीज है और दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, यानी वैसा क्षेत्र जहां पर कटके एक दूसरे का पैरेलल होता है, यानी कटक यानी रीजेस जो है बिल्कुल जो है ना एक दूसरे का पैरेलल होता है। तो एक कटक, अब कटक को भी समझना होगा, वोल्केनिक इरप्शन जाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल डाइवर्जेंट प्लेट का डाइवर्जेंस बाउंड्री पर हम बात करेंगे। ये सब चीज की बहुत बात करेंगे। आप कंटिन्यू क्लास करते रहें, और कंटिन्यू क्लास आप जो कर रहे हैं तो आपका कोई भी ऐसा क्लास मिस नहीं होगा, कहीं भी किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आपका जो भी चीज आपको जहां पर भी आप अटकेंगे वो सीधा आपको यहां पर आंसर मिलेगा। इसलिए कंप्लीट रूप से आपका कोई भी कहीं पर भी जितने भी क्लाइमेटोलॉजी से लॉजी से लेकर आपको हर सब्जेक्ट, इकोनॉमी से लेकर प्रत्येक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउटफुल होगा तो आप आराम से इस वीडियो से, आप कोई भी वीडियो से आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा कि आपका क्लियर नहीं होगा। टोटल चीज का आंसर आपको इस वीडियो में, आपको जो है बेसिकली इस आपको जिस चैनल के माध्यम से आज वीडियो में मिलेगा, आपको जहां पर क्वेश्चन उठ सकता है सबका आपको मिलेगा, किसी बुक में नजर नहीं आएगा। ये चीज बिल्कुल जो है क्रिएटिव और क्रिएटर के रूप में बिल्कुल जो है ना रहता है, तभी कोई इस चीज को क्लियर कर सकता है। अगर सारे बुक में ही मिल जाएंगे तो फिर हम जैसे लोगों की जरूरत क्या है। तो इसीलिए आप आराम से यहां पर आप देखें और कंप्लीट रूप से देखें, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल सब क्लियर होगा। तो यहां पर हम जो है कटक की बात हम कर रहे हैं, इस कटक से जो कटक के बीच में दोनों अगर दो माउंटेन है, ऑटोमेटिक अगर इसको हम ऐसे करके पढ़ते हैं, ऐसे करके अगर हम पढ़ते हैं, अगर ऐसे करके हम देखते हैं कि ऐसे करके हम देखते हैं, तो एक ही चीज है, अगर इसको ऐसे बढ़ा दें, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ये अगर माउंटेन है तो आप एक ही चीज बताइए कि ये कटक है, इसको हम कटक मान दिया, और ये भी कटक, इस तरह ही माउंटेन रहता है। तो यहां से माउंटेन से पानी यहां पर नीचे गिरेगा, यहां पर, और यहां से भी माउंटेन से गिरेगा नीचे होगा। तो इसी तरह की बात करते कि इस कटक से नदियां इधर निकलेगी
और नदी इधर निकलेगी, फिर इधर से निकलेगी इधर, फिर इधर से ये निकलेगी, फिर इधर से ये निकलेगी, फिर इधर से ये निकलेगी। अगर ये दोनों आपस में क्या होता है कि ये दोनों इसी तरह का बिल्कुल दोनों माउंटेन से बिल्कुल दो धारा नदियों का धारा निकलता है, तो नदियों के ये यहां एक नदी इस तरह का वो निकलता जाएगा, इस तरह ये निकलता जाएगा, ये इस तरह निकलता जाएगा इस तरह। और यहां से जो एक नदी है, दोनों पानी जो वाटर जो यहां पर जो जमा होगा, यहां से निकलने वाली यहां से, यानी दोनों पहाड़ से, दो बीच में पहाड़ है और पहाड़ से पानी उतरेगा तो बीच में क्या होगा, ये पानी तो कहीं तो जाएगा, जिधर स्लोप अधिक होगा उधर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पानी अगर दो पहाड़ से उतर रहा है, बीच में दो पहाड़ के बीच से ये पानी, तो पानी क्या होता है कि उधर जिधर आपको स्लोप अधिक होगा उधर पानी चलेंगे। तो यही बात हो जाता है कि यहां पर पानी जैसे ही इसी चीज को हम समझेंगे तो ये फिर क्या है, एक इसको कहते हैं सिंक्लाइन, आपको रिवर कहते हैं। इसी को बिल्कुल क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, जो आपको जो है इस कटक से रीज से जो निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल कॉन्सिक्वेंट रिवर कहेंगे इसको, और इसको भी हम लेटरल कॉन्सिक्वेंट रिवर कहेंगे। इसलिए ये सब के सब लेटरल कॉन्सिक्वेंट रिवर है और ये भी लेटरल कॉन्सिक्वेंट रिवर है। लेकिन ये दोनों वाटर जमा होने के बाद एक सीधा रास्ता में, जहां स्लोप अधिक है, दो माउंटेन है, माउंटेन से पानी आएगी और वो पानी यहीं पर तो जमा नहीं रहेगा, इधर तो जाएगा ना। तो जिधर स्लोप अधिक रहेगा, ढाल अधिक रहेगा, उधर ही निकलेगा पानी। तो वो पानी जो निकल के जाता है, ये पानी जमा होने के बाद जो निकल के जाता है, यानी यहां से पानी आने के भरा तो बिल्कुल नाली बन के निकल गया, तो इसी रिवर को हम कहते हैं, इसी को हम सिल्कलाइन ए कॉन्सिक्वेंट रिवर कहते हैं। तो सिल्कलाइन की बात करते हैं, लैंड आपको जो है ना कॉन्सिक्वेंट रिवर की बात करते हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर, यानी इसको हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य अनुवर्ती नदी। और ये होता है पार्श्ववर्ती, बिल्कुल जो है ना क्या है, आपको जो है पार्श्ववर्ती अनुवर्ती नदी। तो पार्श्ववर्ती नदी जो ऊपर से निकलता है, पहाड़ से जो नीचे उतरता है, और पहाड़ के पानी को लेकर जो नदी मुख्य रूप से निकलता है, उसको हम अनुदैर्ध्य अनुवर्ती नदी कहते हैं। तो अनुवर्ती नदी कहते हैं। तो यही जो आपको जो है ना पहाड़ से जो उतर उतर कर जो है यहां पर मिलता है, तो इसी के देखिए तो बिल्कुल ये मूल, ये प्रधान नदी है, यानी आपको हेड कॉन्सिक्वेंट रिवर है और ये लेटरल कॉन्सिक्वेंट रिवर है। ये ट्राइब्यूटरीज के रूप में काम करता है, ये मेन रिवर के रूप में काम करता है, क्योंकि यही दोनों रिवर यहीं पर आके मिलता है इसमें, और एक को पानी सीधा लेके जाता है। तो मेन रिवर तो ये हुआ। तो मेन यानी आपको जो कहते हैं कि बिल्कुल क्या है, सिंक्लाइन कॉन्सिक्वेंट रिवर एक प्रधान नदी है, और उससे बिल्कुल जो है ना, इसे कटक से मिलने वाली जो उसकी नदियां हैं, उसके सहायक नदी है। तो इसीलिए कहते हैं कॉन्सिक्वेंट सिंक्लाइन रिवर्स, और ऊपर में आ रहा है लेटरल कॉन्सिक्वेंट रिवर, ये इसकी मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदी है। ये आपस में परपेंडिकुलर मिलती है, ये सब मानती है। इसका दूरी है तो आपको यहां पर जो है ना, आप रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न भी कह सकते हैं इसको, लेकिन इसका या नजदीक नजदीक अगर होता है, नजदीक नजदीक है, तो इसी को ये हम क्या कह देते हैं, इसी का अगर दो लेटरल रिवर के बीच का डिस्टेंस अगर कम है, दो लेटरल रिवर का अगर डिस्टेंस अगर कम है, तो ऐसे रिवर को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न हम कहते हैं। ये आपको ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, ये आपका क्या हो गया, आपको मैंने बताया कि रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्या है, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न क्या है, मतलब क्या आपको क्या क्या सारे चीज मैंने बताया, आयताकार अपवाह प्रतिरूप क्या है, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप क्या है, और बिल्कुल वो किस एरिया पे बनेगा, ये जानना जरूरी है कि किन किन सेक्टर में, किन किन क्षेत्र में ये बिल्कुल नदियां बनेगा। आपको जहां भी प्रॉब्लम है बाद में फिर पूछ सकते हैं आप भी, आगे फिर हम बात करेंगे। आगे बात हम करते हैं कि क्या चीज, क्या अब पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न की बात हम करते हैं, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न की बात करते हैं। पैरेलल समांतर अपवाह प्रतिरूप की बात करते हैं। समांतर अपवाह प्रतिरूप की बात करते हैं। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, ये समांतर अपवाह प्रतिरूप की होता क्या है, इसको समझना बहुत अच्छी ढंग से जरूरी है। तो समांतर अपवाह प्रतिरूप की बात हम करेंगे तो दो रिवर जब एक दूसरे का पैरेलल चलता है, तो उससे जो एक उस स्थान विशेष पर जो शेप डेवलप होता है, उसको ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। कैसे कि आपको मालूम है कि जितने भी आपको जो है ना बिल्कुल जो है ना, इंडिया की जो है ना वेस्टर्न घाट माउंटेन की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर माउंटेन है, वेस्टर्न घाट माउंटेन, यहाँ पर जो भी नदी निकलती है सब इधर से निकलते जाती है। आप देखेंगे ये नदी कहीं से किसी से मिलता भी नहीं है, और कुछ नदी इधर से निकलती है,
खुद इधर से निकलती है। तो कहने का मतलब यहां से नदी जो है ये किसी सहायक नदी में नहीं मिलती है, कोई मेन रिवर में नहीं मिलता है, सीधा माउंटेन से निकला, निकलने के बाद सीधा नीचे चला गया। तो नीचे चला गया तो दो रिवर भी सब एक दूसरे का पैरेलल है। तो इसी को ही हम कहते हैं, ये जो शेप डेवलप हुआ है, तो ऐसा शेप को ही हम क्या कहते हैं, शेप को क्या कहते हैं, ऐसा आकार। यानी जो है ना वेस्टर्न घाट माउंटेन से जो नदियां निकलती है तो सभी नदी एक दूसरे का पैरेलल बहती है। तो देखने में ही लगता है कि कितना आराम से बिल्कुल नाली पकड़ पकड़ कर सारे नदियां चलती है, जैसे नल से पानी निकल रहा है, एकदम सब पैरेलल है। तो इस प्रकार का जो शेप डेवलप होता है, जो बिल्कुल आकार डेवलप होता है, वैसे आकार को हम क्या कहते हैं, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। अब बात ये आ जाती है कि यहीं पर ही है, आपको गंगा यमुना की भी बात आप कर रहे हैं, गंगा की यमुना की बात भी कर रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल इस क्षेत्र में जो है ना, और जो है पैरेलल है, ये यमुना है, ये गंगा है, तो दोनों पैरेलल बहती है। तो ये भी ड्रेनेज पैटर्न बिल्कुल जो है ना आपको मालूम है, ये भी पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न है। तो उस क्षेत्र में कहा जाता है कि उसी क्षेत्र में आपको इस प्रकार की पैटर्न देखने को मिलेगा, जहां पर जो है ना चट्टान एक तरफ का है, चट्टान एक जैसा है, जैसे कि अगर रिवर जाती है तो सीधा रास्ता में चले, वो बिल्कुल चट्टान अगर डिफरेंट मुलायम और हार्ड रॉक्स और बिल्कुल मुलायम रॉक्स, यानी हार्ड चट्टान और बिल्कुल कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान अगर बिल्कुल रहेगा, अगर सही रूप से व्यवस्थित नहीं रहेगा, और बिल्कुल जो है ना उसमें क्या होता है कि इस तरह का शेप डेवलप नहीं होगा। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि एक ही प्रकार के चट्टान वाली एरिया में इस प्रकार का शेप डेवलप होगा। तो इस प्रकार का बिल्कुल जो है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न और बिल्कुल जो है, अब हम आते हैं एक डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न भी उसी तरह होता है कि आपको हम बात करें, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न में हम देख रहे थे जो है डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न में हम बात कर रहे थे कि वैसे में आप एक चीज आप याद रखें कि उसमें जो मेन रिवर है एक पेड़ की तरह दिखता है, और उसके जो न सहायक है ट्राइब्यूटरीज जो रिवर है, उसके ट्राइब्यूटरीज बिल्कुल जो है ना एक क्या होता है कि ट्राइब्यूटरीज रिवर जो है, सहायक नदियां जो है, एक उनकी ब्रांच के जैसा, उसकी शाखा, जो पेड़ है पेड़ का बहुत सारा शाखा निकला होता है, उसी तरह दिखता है। तो उसी प्रकार का भी वो मैदानी क्षेत्र में बनेगा, और विशेषकर ग्रेनाइट चट्टान वाला क्षेत्र में इस तरह का अफवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो बिल्कुल वैसा अफवाह प्रतिरूप जिसमें मुख्य नदी पेड़ की शाखा के, पेड़ के तना की तरह, और पेड़ का जो है स्टेम की तरह, और बिल्कुल उनके जो सहायक नदी है अब बिल्कुल जो है ना पेड़ के ब्रांच की तरह दिखता है, पेड़ की शाखा की तरह दिखता है। तो वैसा अफवाह प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं, हम जो है ना बिल्कुल क्या कहते हैं, हम डेंड्रेटिक या फिर आपको वृक्षकर अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। इस प्रकार अफवाह प्रतिरूप को मैंने बता दिया आपको। क्या क्या बताया मैंने, कि इस तरह का आपको बताया मैंने, कितना कितना अफवाह प्रतिरूप बताया, आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि पहले, जैसे पहला मैंने बताया कि सबसे पहले आपको जो ना आपको मैंने बताया था कि बारबेड ड्रेनेज पैटर्न, बारबेड ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहे थे, ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहे थे, बारबेड ड्रेनेज पैटर्न। और दूसरा नंबर में बात करते बारबेड के बाद सेंट्रीपिटल की बात कर रहे थे, सेंट्रीपिटल की बात कर रहे थे ड्रेनेज पैटर्न, यानी बारबेड मतलब कंटकीय अफवाह प्रतिरूप, और इसका मतलब होता है अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप। तीसरा में सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहे ड्रेनेज पैटर्न, ये आपको अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप की बात कर रहे थे। चौथा नंबर में हम एनुलर ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहे थे, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। एनुलर मतलब हो जाता है कि वलयाकार अफवाह प्रतिरूप, जो मनी पहाड़ मुंगेर का एग्जांपल भी दिए थे हमने। पांचवें नंबर की बात कर रहे थे, इसमें जो है ना आपको जो है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहे थे, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। और बिल्कुल जो है छठा नंबर में आपको जो है ना डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। फिर उसके बाद क्या आता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है वो भी आप समझ रहे हैं। ट्रेलिस मतलब जालीनुमा, डेनेटिक वृक्षकार अफवाह प्रतिरूप, रेक्टेंगुलर आयताकार अफवाह प्रतिरूप, एनुलर वलयाकार अफवाह प्रतिरूप, ये सब के सब आप जान चुके हैं। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न, ये भी आप देख चुके हैं 7-8वां नंबर पे। 8वां नंबर पे क्या देखे आपने, 8वें नंबर में आपको पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न भी आप देखे हैं, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ये सब के सब जो इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न है, ये सब के सब एक बिल्कुल
ये सब सबके नदी और उसकी सहायक नदी इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उस जगह के क्षेत्र को इस तरह का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कोई भी नदी के द्वारा अगर किसी भी क्षेत्र विशेष पर जो स्वरूप डेवलप करता है, जो आकार डेवलप करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होता है, वहां पर डिपेंड क्या है। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपको बिल्कुल क्या है कि बिल्कुल चट्टान की संरचना और स्वरूप, यानी चट्टान किस प्रकार का होगा, हार्ड है या मुलायम है या कौन, बिल्कुल जो है ना वो आप देख रहे ट्रेलिस वाला में देख चुके हैं, कहां पर एक जैसा चट्टान होता है, कहां पर बिल्कुल हार्ड रॉक्स अल्टरनेटिव व्यवस्था में होता है, कहां पर चट्टान ऐसे है कि बिल्कुल ज्वाइंट वाला होता है। ये सारा चीज बिल्कुल जो है ना आप देख चुके हैं। तो चट्टान का स्वरूप अब जो है ना चट्टान की संरचना स्वरूप यानी शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, ये पहला फैक्टर है, ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम क्या बात करते हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे। पहला है कि बिल्कुल अफवाह ड्रेनेज पैटर्न के लिए, ड्रेनेज अफवाह प्रतिरूप के लिए, ड्रेनेज पैटर्न के लिए, पैटर्न के लिए, ड्रेनेज पैटर्न के लिए यानी अफवाह प्रतिरूप के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, यानी कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है यानी कौन सा फैक्टर उत्तरदायी है। तो पहले नंबर में अब हमको क्या कहेंगे, शेप एंड स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ रॉक्स, यानी चट्टान की संरचना तथा स्वरूप, यानी वहां के चट्टान जिस प्रकार का मुलायम होगी या कठोर होगी या किस प्रकार एक जैसा होगी, वो चट्टान की संरचना पर डिपेंड करता है कि वहां के चट्टान जिस तरह का होगी उस तरह का शेप या डेवलप होगा। दूसरे पॉइंट में हम जिसकी बात कर रहे हैं स्थलाकृतिक ढाल, यानी फिजियोग्राफिक ढाल, फिजियोग्राफिक, फिजियोग्राफिक स्लोप की बात हम करते हैं। तो फिजियोग्राफिक स्लोप क्या होता है कि बिल्कुल कहीं पर ढाल है, तो आपने देखा नहीं कि आपको बिल्कुल जो है ना रीज कटक देखा, तो कटक में हमारा आयतकार अफवाह प्रतिरूप बना, जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप बना, और यहां पर आपने देखा वेस्टर्न घाट माउंटेन में आपने देखा सब पैरेलल टाइप का ड्रेनेज पैटर्न बना। तो रीजन ये होता है कि ये डिपेंड करता है कि वहां ढाल भी डिपेंड करता है। तो फिर आपको बिल्कुल जब स्थलाकृतिक ढाल यानी फिजियोग्राफिक ढाल और चट्टान के संरचना तथा स्वरूप। तीसरा नंबर में क्या है, फ्लोइंग वाटर, यानी रिवर में क्या होता है, प्रवाहित जल की मात्रा, यानी प्रवाहित जल की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर, क्वांटिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर की बात करते हैं, फ्लोइंग वाटर, क्वांटिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर की बात करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर में भी इस चीज की देखेंगे। चौथे पोजीशन पे हम देखेंगे किसको, टाइम पीरियड, यानी पीरियड ऑफ फ्लोइंग वाटर, यानी कितना, यानी कहते हैं कि उस नदी में पानी कितना मात्रा में बहेगा, ज्यादा मात्रा में बहेगा तो बिल्कुल आपको जो है क्षैतिज अपरदन भी करेगा, नीचे तलीय अपरदन भी करेगा, वो अलग, यानी कहने का मतलब कि जल की मात्रा भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का रिवर कैसी प्रकार शेप बनेगा, और आपको जो है ना कितना टाइम तक बहेगा। अगर लंबे समय तक बहता है तो लंबे अलग बहुत लंबे दूर तक जाएगा और बिल्कुल जो है ना वो अलग प्रकार का शेप डेवलप करेगा। तो ये चार चीज होता है कि चार चीज की वजह से नदियों के द्वारा उस क्षेत्र विशेष पर एक नया शेप बदलाएगा। अब एक ही चीज अब हम बात करते हैं, अगर गहरा घाटी फ्लोइंग वाटर डिपेंड नहीं करेगा तो हल्का पानी किसी नदी में बहती है तो पानी गहरे घाटी का निर्माण ही नहीं करेगा, अगर डेप्थ वैली का निर्माण ही नहीं करेगा तो साइड का ग्रेविटी पानी कैसे आके गिराएगा। तो जरूरी है कि फ्लोइंग वाटर भी डिपेंड करेगा, हल्का पानी अगर बहती है तो उसका शेप अच्छा से नहीं बन पाएगा, गहराई वाटर पर बनेगा तो वहां शेप बदल बनेगा। और वहां पर जो होता है कि आपको टाइम पीरियड अगर अधिक समय तक बहती है तो चूंकि उस शेप डेवलप करने में वालू मदद मिलेगा उसको। तो कहने का मतलब है कि चारों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कि ड्रेनेज पैटर्न को बिल्कुल जो है ड्रेनेज पैटर्न को बनाने में कोई किसी क्षेत्र विशेष का जो प्रतिरूप होगा उस प्रतिरूप में ये चार फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, डिपेंड करता है कि वहां के चट्टान की संरचना और स्वरूप क्या है, वहां के जो है ना बिल्कुल जो है स्थलाकृतिक ढाल क्या है, वहां उस नदी पे प्रवाहित जल की मात्रा क्या है और कितना देर तक वो बहती है। तो ये चारों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करता है आपको ड्रेनेज पैटर्न पर। इसीलिए बिल्कुल जो है ना इस चीज को ये बिल्कुल आपको यूपीएससी में एपीसीएस में ये कंप्लीट रूप से जो है ये सब बेसिक अगर आपको पता होता है तो कंप्लीट रूप से जो है ना आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो दौर हवा हुई कि केवल आपको नदी और सहायक नदी आप याद रखेंगे। सिविल सर्विस और पीसीएस का में ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही है, वो तो पढ़वे की जगह, लेकिन जो क्वेश्चन किसी से नहीं बनता है वो आप आराम से बने। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, बिल्कुल कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। इसलिए उनकी
समझिए, उनकी कॉन्सेप्ट अगर आप जिस दिन जान जाएंगे तो फिर आपको कंप्लीट करने से कोई रोक नहीं सकता है। इस तरह की जो है ना, आप जिस तरह पढ़ाई का ढंग को बदलिए और इस तरह का नहीं बदलिएगा तो रिजल्ट नहीं होगा। अब जिस तरह की आप पढ़ाई करते हैं इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है? उस तरह की बिल्कुल एक नॉर्मल है, एक एवरेज क्वेश्चन बनेगा, जिंदगी भर पढ़ते 5 साल 7 साल इसे करते रहेगा। इसलिए एक ही बार पढ़ना है, लेकिन ढंग से पढ़ना है। अब उससे जितना भी प्रॉब्लम आएगा सबका सोल्यूशन आप आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट जब रहेगा तो हर क्वेश्चन अपने दिमाग से एनालिटिकल रूप से दिमाग काम करेगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम उसकी बात हम करते हैं आगे जाके। अब हम ड्रेनेज सिस्टम को दो भागों में बांटते हैं, ड्रेनेज पैटर्न को नहीं, ड्रेनेज सिस्टम को। और कितने प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न होता है ये सारे चीज आप देख लिए। उससे भी पहले परनुमा भी होता है, तो लिए उसके लिए जरूरी नहीं है कोई सब सारा चीज को अभी ध्यान में रखें। जितना मैंने बताया उतना इनफ होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब अपवाह ड्रेनेज सिस्टम दो प्रकार का, यानी आपको अपवाह तंत्र दो प्रकार के होते हैं। यानी पूरा भारत के अपवाह तंत्र को, यानी आपको यानी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। यानी आपको भारत के अपवाह तंत्र को, भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। क्या किया? एक को कहते हैं हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालय अपवाह तंत्र, यानी हिमालयाइज ड्रेनेज पैटर्न ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज पैटर्न, यानी आपको प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, ये दो है, हिमालयस ड्रेनेज सिस्टम और हमको जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ये दो प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम का, दो भागों में इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को दो भागों में बांटा गया। अब हम दोनों को अलग अलग से समझेंगे, दोनों को कंपेरिजन करते हुए समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर दोनों का फीचर्स भी पता चल जाएगा, डिफरेंस भी पता चल जाएगा, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। बीपीएससी के लिए यही सब क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी में भी काम आएगा, और बिल्कुल जो है ना यूपीएससी में भी काम आता है, उसका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बनता है। मेंस में इतना इजी नहीं पूछता है, लेकिन आपको जो है बीपीएससी में क्वेश्चन रहेगा। इसलिए जितने भी हम पढ़ा रहे हैं उससे बीपीएससी और बिल्कुल यूपीएससी है, कोई भी यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, कोई भी पीसीएस का एग्जामिनेशन है, उससे आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा, सारे आराम से बन जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आप, और थोड़ा सा बिल्कुल इसको देखिए। आपको कोई भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट रूप से आप 1 by 1 सारा चीज की तैयारी यहां पर हो जाएगा। यहां पर आप कोई भी टॉपिक पर आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप किसी भी चैनल में, आप किसी भी यूट्यूब में किसी भी चैनल में जाके अपना चेक कीजिए, तब आपको पता चल जाए कि इस चैनल का, इस हमारे यूट्यूब चैनल का क्या डेप्थ है। और आप हिंदुस्तान के किसी भी कोचिंग की आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई पढ़ता हो, उसकी कंपेरिजन आप कर लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल है, तब आप आके आपको ज्वाइन करें। इसलिए हम एक ही चीज आपको कहेंगे कि इसको ढंग से आप पढ़ाई आप कीजिए, तैयारी, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कंप्लीट रूप से आप जो है हमारे वीडियो को देखते रहें और नोट्स बनाते चले, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको समझने में दिक्कत है तो ऑफलाइन मेरे जो क्लास चलता है वहां आके आप जाके मिलकर अपने प्रॉब्लम या डाउट को सब कुछ दूर कर सकते हैं। इसके लिए कोई फी नहीं लगता, आप आइए, आपके लिए बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल हर वक्त जो है ना, आपको हर तरह की प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए हम पटना BM10 रोड जो है ना प्रीमियर कैंपस में मिशन आईएएस संस्थान है, वहां पर आके आप आराम से सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। यानी पटना में BM10 रोड प्रीमियर कैंपस मिशन आईएएस संस्थान है, वहीं पर आके आप जाके आप सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चलिए हम इसकी बात अगर करते हैं, अब इसकी बात हम अगर करते हैं तो थोड़ा सा इसकी बात हम करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ये बात करते हैं, ये हिमालय क्षेत्र है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि हमारे यहां पर क्या है, हमारा मुख्य रूप से ये कोई नदी है, नर्मदा और ताप्ती की बात हम कर रहे हैं, यहां पर की बात हम कर रहे हैं। और यहां पर जितने भी नदी निकलती है, आपको मालूम है ये सारे नदियां निकलते रहती है, और ये सब नदी जो निकल रही है, तो ये आपको दो भागों में बांटा गया है। आपको मालूम है कि दो भागों में कौन है, ये विंध्याचल पर्वत है, और ऊपर की बात कर रहे थे ये सब हिमालय रिवर है।
सब है हिमालय रिवर। आपको जो है ना जिसकी बात हम कर रहे हैं ये सब, ये आपको सारे नदियां यहां पर जाके बंगाल के खाड़ी में लगभग लगभग मिलती है। या फिर उधर का भी बात हम करते हैं तो आपको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के नदी का डिफरेंस क्या है हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले जो है कि ये नॉर्थ इंडिया का ये उत्तर भारत के अपतंत्र या फिर हिमालय अपतंत्र का, हिमालयी अपतंत्र मतलब हिमालयी, आपको बिल्कुल जो है ना ड्रेनेज सिस्टम का क्या विशेषता है। हिमालय ड्रेनेज सिस्टम का सबसे बड़ी विशेषता है कि ये रिवर जितने भी हैं वो रिवर का जो जो सोर्स है जो हम बता चुके हैं, जो बिल्कुल वाटर सेड यानी सोर्स जहां है जहां से ये नदी को पानी मिलती है, जहां निकलता है जहां से, वो बिल्कुल सब के सब बर्फ है, हिम है, आइस है। तो आइस की वजह से लगातार इसमें पानी की कभी कमी नहीं होती है, पूरा साल भर पानी बहती रहती है आपको हिमालयस रिवर में। इसी रिवर को हम क्या कहते हैं, सदा नीरा नदी, पेरेनाइल रिवर। पेरेनाइल रिवर हम इसको कहते हैं, सदा नीरा नदी यानी सदा नीर मतलब पानी, हमेशा पानी बहता रहता है। इसी को पेरेनाइल रिवर कहते हैं कि लगातार पानी इसमें बहती रहती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है इसके जो सोर्स नदी जहां से निकलती है इसका सोर्स माउंटेन है, और माउंटेन में बारिश होने के बाद ही पानी आती है। यानी इसका बिल्कुल क्या है, इस सब के सब सीजनल रिवर है। सीजनल रिवर का मतलब मौसमी रिवर है। वर्षा ऋतु है तो नदी में पानी बहेगी, और वर्षा ऋतु नहीं है, अब अगर सीजनल अगर बिल्कुल तो उसका अगर रेनफॉल होता है, वर्षा होता है तो इस नदी में पानी बहेगी, अगर वर्षा नहीं होगा तो इसमें नहीं बहेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि ये नदियां क्या है, पेरेनाइल है, सदा नीरा है, और ये नदी जो है आपको बिल्कुल एक मौसमी नदी है। तो मौसमी नदी और सदा नीरा नदी, आपको ये सदा नीरा ये मौसमी नदी। दूसरा क्या विशेषता है कि आपको जन बात है कि ये नदी जो निकलती है तो जहां निकलती है यहां पर जहां से निकलती जिस एरिया पे, इसका जो रिवर बेसिन है बड़ा होता है, क्योंकि वो बर्फ है, पानी गल के बिल्कुल जमा होता है बहुत बड़ा एरिया पे, उसके बाद नदियां निकलती है। यहां पर तो बिल्कुल तुरंत बारिश और उसी जगह का पानी निकल के बहना शुरू हो गया। तो यहां पर जो सोर्स ऑफ रिवर है यानी रिवर जिस पानी को लेके बहती है यानी जिस एरिया का पानी लेके बहती है वो एरिया बहुत छोटा है, इसलिए इसको रिवर बेसिन बहुत छोटा होता है, इसका रिवर बेसिन बहुत बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उसमें बर्फ है, गल के पूरा एरिया पर जो है ना, यहाँ पर गलने वाला तो कोई चीज है ही नहीं, तो इसका छोटा होता है, बारिश होने के बाद जहां पर गिरा पानी वहीं से निकल गया। तो इसका रिवर बेसिन छोटा होता है, इसका रिवर बेसिन बड़ा होता है। दो आपको मालूम हो गया। तीसरा नंबर क्या अंतर होगा, तीसरे नंबर की बात करते हैं कि ये बिल्कुल जो है क्या है, इसका डिस्टेंस बड़ी लंबा है, यानी बिल्कुल जो है ये लॉन्ग रिवर है, सभी लंबी नदी है। आपको नॉर्थ इंडिया पे ये हिमालयस रिवर जो है ना सबसे लंबी रिवर है, यानी कितने जहां से वो निकलता है हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, क्योंकि उसका जो ना माउथ और इसकी बात यानी कहने का मतलब क्या है, जहां से वो गिरती है, यानी सोर्स और माउथ के बीच का डिफरेंशन है। माउथ मतलब मुहाना, यानी जहां से नदी निकलती है और जहां पर उससे गिरती है, तो इसके बीच यानी सोर्स और मुहाना के बीच, सोर्स और मुहाना के बीच का डिस्टेंस बहुत अधिक है, इसलिए ये नदियां लंबी होती है। तो आपको कहते हैं कि उत्तर भारत की नदियां जो है या हिमालय रिवर जो है लंबी क्यों है, तो आप कहेंगे सोर्स और बिल्कुल मुहाना ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अधिक है, तो इसलिए जो है ना इस नदी लंबी होती है। अब यहां पर बात हम करते हैं कि आखिर बात हम करते हैं कि ये छोटा क्यों है, तो छोटा है कि बिल्कुल नदी जहां से निकलती है और सागर जहां पर गिरती है उसके बीच का डिस्टेंस कम है, इसलिए आप कहेंगे कि बिल्कुल स्रोत और मुहाना के बीच का डिस्टेंस कम है, दूरी कम है, इसलिए बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ये छोटा है। तो तीन आपको जो है ना डिफरेंस पता चल गया। चौथा डिफरेंस में क्या होगा कि ये नदियां जो है, इस नदी में साल भर में पानी का स्तर 2 बार उठता है। इस नदी में पानी का जो स्तर है, पानी जो बढ़ोतरी होती है, जो बाढ़ आने की संभावना होती है 2 बार। उत्तर भारत की नदी में पानी का स्तर 2 बार बढ़ता है। कब कब, एक तो ग्रीष्म ऋतु में, क्यों भाई, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ गलता है ज्यादा, और बर्फ तेजी से गलता है, तो तेजी से जब गलेगा तो वैसली बात है कि पानी ज्यादा नदी में फ्लो होने लगेगा, तो पानी का स्तर ऊपर उठ जाता है। तो एक बात क्या है कि बिल्कुल वर्षा ऋतु में यानी आपको जो है मानसून वाला सीजन में या फिर आपको कहते हैं रेनफॉल होता है। दूसरा क्या है कि पहला तो गर्मी के मौसम में, और दूसरा क्या है कि मानसून वाला में जो बारिश होता है,
तो बारिश के वाटर से बिल्कुल मानसून आ जाता है तो पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है। तो दो होता है, एक गर्मी का मौसम में आपको एक वार्म सीजन में बिल्कुल बर्फ के गलने से पानी का स्तर बढ़ता है, और दूसरा वर्षा के सीजन में कि बारिश का पानी भर जाने से, बारिश होने से पानी का स्तर धीरे धीरे उठने लगता है। इसलिए साल भर में 2 बार पानी का स्तर ऊपर उठेगा। अब बात यह आ जाती है कि आप इसकी बात हम करें कि भाई आपको जो है ना बिल्कुल पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है, इसका क्या विशेषता है कि इसमें साल भर में एक ही बार पानी का लेवल ऊपर उठेगा। इसमें एक ही बार में कब? जब दक्षिण पश्चिम यानी जो साउथ वेस्ट मानसून चलती है। जब साउथ वेस्ट मानसून चलेगी तो साउथ वेस्ट मानसून चलेगी तो उसमें क्या है, वर्षा की वजह से, वर्षा ऋतु के जल की वजह से जो है ना क्या होता है कि यहाँ पर नदी में पानी का स्तर क्या बढ़ जाएगा। ये तो साल भर में इसमें 2 बार नदी का बिल्कुल जल स्तर ऊपर उठता है, और इसमें बिल्कुल वाटर लेवल एक ही बार ऊपर उठता है। इस भी अंतर है। साथ ये भी कहते हैं कि और नेक्स्ट पॉइंट पर हम इसकी बात करते हैं, 5वां पॉइंट पर हम बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ये रिवर जो है आपको बिल्कुल हिमालयज रिवर की बात करते हैं तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं, गहरे घाटी का निर्माण करता है, बड़े बड़े गॉर्ज कैनियन का निर्माण करता है, और बिल्कुल जो वी आकार की घाटी का निर्माण करता है, या बड़े बड़े घाटी का निर्माण क्या करता है। अगर इसकी बात करते हैं कि आखिर यहां पर क्या है, यहां पर क्या होता है कि इस नदी क्या होता है कि ये मुलायम चट्टान वाला मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की चट्टानी मुलायम है, जिसके वजह से नदियों के जल के द्वारा उसका कटाव अधिक होता है, और कटाव अधिक होने के कारण वर्टिकल इरोजन अधिक है। और जब वर्टिकल इरोजन अधिक होगा तो घाटी बनना स्वाभाविक बात है, चाहे गॉर्ज हो, चाहे कैनियन हो, चाहे वी आकार की वैली हो। तो यहां पर गहरे घाटी का निर्माण होता है। गहरे घाटी का निर्माण के लिए बिल्कुल क्या है, हिमालय क्षेत्र में भी आपको गहरे घाटी मिलेगा। हिमालय बिल्कुल क्या है, एक न्यू बिल्कुल जो है ना फोल्ड माउंटेन है, न्यू मोड़दार पर्वत है, और ये बिल्कुल जो है मुलायम क्षेत्र है, इसलिए नदियों के द्वारा उसको काटने में ज्यादा उसको परेशानी नहीं होती है, इरोजन बड़ी तेजी से करता है। इसीलिए बिल्कुल यहाँ पर गहरे गहरे वैली का निर्माण होता है। यहाँ पर बिल्कुल मैदानी क्षेत्र के कारण गहरे घाटी का निर्माण होता है। पानी का मात्रा भी अधिक है तो उसमें भी पानी का वजन बढ़ने से, पानी की मात्रा बढ़ने से फिर उसमें क्या होता है, उसमें कटाव अधिक होता है, गहरे घाटी का निर्माण करता है। अब यहाँ की बात करते कि ये, जबकि पेनिनसुलर इंडिया की बात अगर रिवर की बात करते हैं, यहाँ का रिवर गहरे घाटी का निर्माण नहीं करता, यानी डेप्थ वैली का निर्माण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि ये बिल्कुल हार्ड रॉक्स का क्षेत्र है। ये पेनिनसुलर इंडिया जो है बिल्कुल क्या है, ये आपको प्लेटू वाला एरिया है, इसमें हार्ड रॉक्स है, नदियां निकलती जरूर है लेकिन इसमें क्या है, नीचे एक ऑप्टिमम लेवल पहुंच चुका है, जो कठोर चट्टान है उसको काट नहीं पाता है। जब काट नहीं पाता है तो वाटर में क्या होता है, काट नहीं पाता है, इसलिए इसकी जो है घाटी उथली हुई होती है। ये गहरे घाटी होते हैं इसमें, लेकिन ये उथली हुई होगी। उथली हुई क्यों होगी, यहां पर बिल्कुल आपको मालूम है कि हार्ड रॉक्स है, रिवर के द्वारा ऑप्टिमम लेवल ले चुका है, इसलिए वर्टिकल इरोजन नहीं कर पाता है, वो लेटरल इरोजन करता है, साइड में करता है। इसी वजह से इसकी जो घाटी होती है उथली होती है। इसलिए क्या नेक्स्ट पॉइंट था कि ये गहरी घाटी बनता है लेकिन इसकी घाटी उथली होती है। अब फिर बात करते हैं कि ये है, ये बिल्कुल जो है ना आपको क्या है, ये डेल्टा का निर्माण करेगा, डेल्टा का, और ये डेल्टा नहीं एस्चुरी का निर्माण करेगा। डेल्टा मतलब क्या हुआ कि ये लंबे डिस्टेंस तय करता है, और लंबे डिस्टेंस तय करेगा तो लंबे डिस्टेंस तय करेगा तो लंबे दूरी तक वो इरोजन करता हुआ, कटाव करता हुआ सारे सेडिमेंट को, सारे मिट्टी को लेके आता है, और लेके आने के बाद यहां पर सबको डिपोजिशन करता है। यहां पर क्या करता है, सबको, यहां पर सबको डिपोजिशन करता है, यानी आपको इसी तरह का शेप बनाता है, इसी तरह का। तो ये आपको डिपोजिशन से एक प्रकार का एक बिल्कुल क्या है, डेल्टा शेप या उल्टा त्रिभुज के शेप बनाता है, यानी जितना भी इतना लंबे डिस्टेंस के बाद उस सारे सेडिमेंट को उठाकर लाता है, यहां पर जमा करके एक बहुत बड़ा टीला बनाता है, जमा करके टीला बनाता है, जिसका शेप एक ट्रायंगुलर तरह होता है। तो इसी को ही हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन ये डेल्टा नहीं बनाएगा। डेल्टा क्यों नहीं बनाएगा ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसकी लंबाई कम है, वर्टिकल इरोजन करता ही नहीं है, तो यहाँ के वाटर बिल्कुल साफ सुथरा होता है, इसमें सेडिमेंट का अभाव होता है। और जब जिसमें सेडिमेंट का अभाव होगा तो आप बता सकते हैं कि वो सेडिमेंट ही नहीं होगा तो जमा कहां से करेगा। इसलिए नदी के बिल्कुल तेजी से निकलता है, और नदी तेजी से निकल के बाहर वो हल्का फुल्का सेडिमेंट उसको गहरा बना देता है, एक गहरी घाटी बना देता है, और इसी गहरी घाटी को ही हम एस्चुरी कहते हैं। ये गहरी घाटी है और ये जमा किया ऊंचा वाला क्षेत्र है, इसलिए डेल्टा बनाता है, ये एस्चुरी का निर्माण करता है। ये इसका इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम कहते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर क्या होता है कि ये मैदानी क्षेत्र,
यह क्या होता है कि नदी विसर्प का निर्माण करता है, मियंडर, मियंडर की बात करते हैं, ऐसे ऐसे का बात करते हैं, मियंडर की बात करते हैं। मियंडर का निर्माण क्यों होता है कि यह उत्तर भारत के जो लैंड एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, भुरभुरा टाइप का है, यानी फेरियाबुल है। तो फेरियाबुल होने के ना, भुरभुरा होने के कारण क्या होता है, ये नदियां तो चलती जरूर है, लेकिन एक प्लेन मैदानी भाग में क्या होता है, एक ब्रिज अवस्था में पहुंच जाता है, ओल्ड फेज में पहुंच जाता है। और ओल्ड फेज में पहुंचने के बाद उसमें सेडिमेंट इतना अधिक होता है, उसमें अवसाद की मात्रा इतना अधिक होता है कि पानी बिल्कुल जो है ना पूरा क्लियर नहीं हो पाता है, पानी का लेवल थोड़ा सा ऊंचा उठ जाता है और आसपास में फैल जाता है। या फिर जहां पर क्या होता है कि जहां पर उसको थोड़ा सा अवरोध मिलता है, अपना रास्ता बदल देता है। इसका मतलब नहीं समझे आप? यहां पर बात यह होता है कि अगर कोई भी नदी की बात अगर हम करते हैं, अगर कोई रिवर जो है ना लंबी दूरी तय करके आते हैं, यहां पर आने के बाद लंबी दूरी तय करके आया, अब इसके बाद यहां पर बहुत सारा सेडिमेंट को लेके आया, और सेडिमेंट को लेके आता है तो क्या है, ये सेडिमेंट जो है ना बिल्कुल इस वाटर फ्लो को क्या है, डिस्टर्ब करता है, उसके लिए एक बाधा बनता है। तो यही वाटर क्या करता है, जिधर मौका मिलता है उधर ही निकल जाता है। तो इसी तरह जो है ना बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल क्या फरियाबुल है, इसको मियंडर, यानी बिल्कुल घूम घूम के चलने लगता है, जिधर उसको सुविधा मिलता है उधर ही मुड़ जाता है। तो इस प्रकार जो नदी विसर्प का निर्माण करता है, मियंडर का निर्माण करता है उत्तर भारत की नदियां या हिमालयज रिवर या हिमालय की नदियां। लेकिन ये तो नहीं है, वैसा उसको क्षेत्र मिला ही नहीं है, मैदानी क्षेत्र है कहां, सीधा इसी वजह से जो है ये सब जो है ना बिल्कुल इस तरह का, मतलब दोनों में ये डिफरेंस है। साथ में होता है कि उत्तर भारत की नदियां नेविगेशन के लिए, नाव गमन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहां पर यहां पर क्या होता है कि यहाँ के नदियां पर जो है ना, यहाँ का बिग हार्ड रॉक्स होने के कारण अगर कहीं पर उबड़ खबड़ भी है तो उसको काट का बराबर करना बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये बिल्कुल लंबा दूरी तय करने वाला, फिर मौसम में के अनुसार आपको सीजनल है, वर्षा ऋतु में नाव चलेगी, बाकी बंद हो जाएगा, और फिर चलेगी तो कहीं पर चूंकि हार्ड रॉक्स उनके बीच में सेफ ऐसा बना हुआ कि नाव को चलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए नाव गमन के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट रूप से कंफर्टेबल है, इसे बिल्कुल जो है ना सही ठीक ठाक है। तो इसी प्रकार हम आपको बता रहे थे कि अभी क्यों बिल्कुल हिमालय रिवर और प्रायद्वीपीय भारत की में नदियों में किस प्रकार की विशेषता है। तो मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज में यहां पर आज बताया मैंने, आज आपको यही मैंने बताया है कि बिल्कुल जो है ना ड्रेनेज पैटर्न को डेवलप करने में कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और ड्रेनेज पैटर्न में मैंने क्या क्या बताया, पैरेलल बताया आपको, मैंने डेंड्रेटिक बताया यानी जालीनुमा बताया, आयतकार बताया, वृक्षकार बताया, समांतर बताया, वृक्षकार यानी ट्रेलिस की बात हम कर रहे हैं, और उसके बाद ट्रेलिस डेंड्रेटिक बोलते हैं, और आपको जो है ना बिल्कुल जो है पैरेलल, समांतर अफवाह प्रतिरूप, ये सारे चीज मैंने बता चुका। उसके बाद क्या है कि अफवाह प्रतिरूप के लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, ये मैंने बताया। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर में मैंने क्या क्या बताया आपको कि बिल्कुल सेफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, उसके बाद सेकंड में आपको बिल्कुल फिजियोग्राफिक जो है ना बिल्कुल जो है ना आप स्लोप, उसके बाद जो है ना बिल्कुल क्या है क्वांटिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर, उसके बाद आपका टाइम पीरियड ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो ये चार फैक्टर मैंने बताया कि बिल्कुल क्या है, चट्टानों की संरचना और बिल्कुल स्वरूप, दूसरा स्थलाकृतिक ढाल, तीसरा में आपको नदी में जल की प्रवाह, नदी में बहने वाली जल की मात्रा, और बिल्कुल प्रवाहित जल का टाइम पीरियड, समय। तो ये चार चीज डिपेंड कर रहा था कि अफवाह प्रतिरूप किस प्रकार बनेगा, ये सारा चीज आप देख चुके हैं। और अब हम कहते हैं कि अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटने के बाद जो है ना आपने देख लिया, उत्तर भारत की नदियां जिसको हिमालय अफवाह तंत्र कहते हैं, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम और आपको पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, दोनों की बात मैंने कहा, और दोनों में कितने कितने मैंने डिफरेंस बताया, उसको आराम से आप लिखकर जो है ना कंप्लीट रूप से नोट्स बना लीजिए, तभी जो है ना आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे क्वेश्चन इसी से ही बन जाएगा, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए जो है बिल्कुल उत्तर भारत की नदियों में 4 पॉइंट, पहला पॉइंट में क्या था, सोर्स, दूसरा में क्या है नहीं आपको रिवर बेसिन, और यहां पर रिवर बेसिन क्या है, यहां पर बड़ा, यहां पर छोटा है, यहाँ के रिवर लंबा, यहाँ के रिवर छोटा, क्योंकि और यहाँ का बिल्कुल गहरे घाटी का निर्माण, यहाँ पर गहरे घाटी का निर्माण नहीं, यहाँ पर वर्टिकल इरोजन अधिक, यहाँ पर बिल्कुल लेटरल इरोजन अधिक, यहाँ पर जो है ना नेटिव फ्रिएबल सॉइल के कारण यहाँ पर मियंडर का निर्माण, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल क्या करते हैं कि आपको जो है डेल्टा का निर्माण, यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण, यहाँ पर बिल्कुल नेविगेशन के लिए कंफर्ट जोन, और ये नेविगेशन के लिए सही नहीं है। तो इस प्रकार ये दोनों को मैंने देखा एक कंप्लीट रूप से
दोनों आप देखा, दोनों में आप ड्रेनेज पैटर्न में आप देखेंगे, यहाँ पर पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न भी बनता है, यहाँ पर वृक्षकर ड्रेनेज पैटर्न भी बनता है, डेनेटिक ड्रेनेज पैटर्न भी बनता है, लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अक्सर ज्यादा हमको पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये सभी प्रकार का जो है आपको मैंने डिफरेंस बता दिया। ये कंप्लीट रूप से आप इसको आराम से नोट्स बना लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद इसको जम के पढ़िए, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आराम से इसको देखते रहिएगा। आगे हम जो लेके आएंगे, क्योंकि ये ड्रेनेज सिस्टम की ही बात हम करेंगे, अब जो ड्रेनेज सिस्टम आपको पढ़ना है, तो ड्रेनेज सिस्टम में आपने सारे चीज अब तक चली रहे, आपको शुरू से लेकर अब तक जो आप पढ़ाई कर रहे थे, रिवर क्या है, रिवर में क्या है, रिवर का कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या होता है, आप इनकॉन्सिक्वेंट रिवर क्या है, कॉन्सिक्वेंट में भी आपने देखा सबसिक्वेंट, आपको बिल्कुल वॉबसिक्वेंट, आपको बिल्कुल जो है ना बिल्कुल रिकॉन्सिक्वेंट, ये आपने देखा। फिर आप इनकॉन्सिक्वेंट में आपने देखा एंटीसीडेंट देखा, और उसके बाद आपको सुपर इम्पोज देखा। ये सभी प्रकार के रिवर आपने देख चुका है। अब उसके बाद उसके रिवर पैटर्न भी देख चुके हैं, आपको रिवर का तंत्र के देख सकते हैं, अफवाह तंत्र जिसको हम रिवर नेटवर्क कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो ये सारा चीज आप देख चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगी, तो नेक्स्ट क्लास में जो ना हम रिवर को बताएंगे, उसको प्रोजेक्ट को साथ हम देखेंगे कि ये नदी अगर कोई है, अगर सिंधु की ही बात करेंगे, तो सिंधु का जो भी आपको ट्राइब्यूटरीज है, उसमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, बक्कला नंगल बात कर रहे हैं, कौन आपको जो है ना बिल्कुल क्या है, आपको जो है कहां पर जो है सारे उसकी सहायक नदी पर कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन आपको इरिगेशन के लिए पेनफुल है, कौन आपको जो है ना बिल्कुल जो है ना आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए पेनफुल है। ये सारे चीज को हम देखते चलेंगे, जो जो डैम है उसको भी देखते चलेंगे। इसलिए रिवर में क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा कि कौन उसकी सहायक रिवर है, उसी में आपको डैम पूछेंगे, उसी में आपको प्रोजेक्ट पूछेंगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी वाला हो या इरिगेशन वाला हो। इसलिए सारा चीज को हम इसको कंफर्म करके चलेंगे, और उसमें कंप्लीट रूप से बनता चलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप आराम से नोट्स बनाइए, और कमाल का जो है ना फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। इसके बाद जो मेरी क्लास होगा, क्योंकि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसके बाद में हम एक इथिक्स का बात करेंगे। इथिक्स के बाद फिर हम इसमें जो है ना एक राइटिंग स्किल की बात हम एक दिन करेंगे, उसके बाद सीसेट का भी बात हम करेंगे। पहले शुरू शुरू में शुरुआत करते हैं, उसके बाद आप इस चैनल के माध्यम से सारे सुविधा आपको मिल सकता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आज हम यहीं तक, चलिए कितना टाइम हुआ है आज?